दोस्तों, कद्र कहानी का दूसरा भाग आज यहाँ प्रसारित किया जा रहा है। कहानी को आगे जानने के लिए उसका पहला भाग ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। रोहन को मुंबई और अदिति को पुणे जाना था। बच्चे खुद ही अपने लिए दौड़ भाग कर रहे थे। पापा का कर्तव्य उनके अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र करने मात्र की जिम्मेवारी थी। एडमिशन, हॉस्टल के लिए कितनी भागदौड़ थी, सब बच्चे स्वयं ही कर रहे थे। अपने दोस्तों के अभिभावकों से सलाह कर रहे थे। यह सब देख मैं अवसाद और उदासी में डूबती जा रही थी। मैं फिर अकेली तन्हा रह जाऊंगी, यह सोचकर अवसाद ने घेर लिया। किसी काम में मन न लगता। आज मातृ दिवस था। सवेरे ही बच्चे फूल लेकर चरण स्पर्श करने आए तो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बड़े चाव से उनका मनपसंद खाना बनाया। दोपहर में सबने मिलकर बड़े ही अच्छे माहौल में खाना खाया। मैं बर्तन समेत किचन में जाने की वाली थी कि बच्चे एक चंचल मुस्कान अपने चेहरों पर लाकर अपने कमरे से एक नया हारमोनियम लाते दिखे। मैं आश्चर्य मिश्रित खुशी से उन्हें देखती रह गई। वह हारमोनियम मेरे सामने रखकर बोले, मम्मी, यह मदर्स डे का गिफ्ट है। मैंने हैरानी से पूछा कि इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो हंसकर बोले, माँ, चिंता ना करो, यह रुपए हमने अपनी पॉकेट मनी से बचाए हैं और कुछ छोटे बच्चों की ट्यूशन लेकर इकट्ठे किए हैं। मेरा मन हारमोनियम को देख नाच उठा। मैंने बच्चों को गले लगा लिया। बच्चे बोले, मम्मी, जब पापा ऑफिस चले जाया करे तो पीछे से आप रियाज किया करो। मैंने हारमोनियम बच्चों के कमरे में छिपाकर ढक दिया। मेरे शरीर में बिजली की स्फूर्ति सी आ गई। अजय जी के जाते ही मैं तुरंत काम खत्म कर नहा धोकर रियाज करने बैठ जाती। समय का पता ही नहीं चलता। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई। हर साल की तरह इस साल भी हमारी सोसाइटी की ओर से दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा था। सोसाइटी के क्लब में नृत्य, रंगोली, छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस के कार्यक्रम आयोजित होते, जिनमें लोग बड़े उत्साह से भाग लेते। अदिति ने इस बार गायन प्रतियोगिता में मेरे ना करने के बावजूद नाम लिखवा दिया। मैंने कहा, बहुत समय से किसी आयोजन में गाया नहीं है, मुझसे नहीं गाया जाएगा। अदिति ने धैर्य बंधाया कि आजकल आप रियाज तो कर ही रही हैं, तो बहुत अच्छा गाओगी। अगले दिन शाम को अदिति के साथ सोसाइटी क्लब जा पहुंची। अगली पंक्ति में जा बैठी। दिल जोरों से धड़क रहा था। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने मन ही मन ईश्वर को याद किया। स्टेज पर जाकर मेरी अपनी दोनों बच्चे अदिति और रोहन पर नजर पड़ी। दोनों बहुत ही उम्मीद लगाकर उत्सुकता से मेरी ओर देख रहे थे। वो मुझे सफल होते देखना चाहते थे। मेरे मन से यह आवाज आई, सुधा, उतार दे इस निराशा और अवसाद के चोले को। अपने बच्चों की आशाओं का मान रख। पता नहीं कैसे आत्मविश्वास से भर उठी और होठों से मीठे स्वर निकलने लगे। अनुराधा फिल्म का मशहूर गाना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए जाके ऋतु लौट आए, सुनी मोरी वीणा। संगीत बिना गाते गाते मैं इतनी लीन हो गई कि तेज तालियों की गड़गड़ाहट में मैं चेतन हुई। मेरे गाने को बहुत सराहा गया। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। प्रथम पुरस्कार भी मेरे नाम आया। बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। स्टेज से उतरते ही लोगों ने घेर लिया और मेरे उत्कृष्ट गायन के लिए बधाई देने लगे। तभी भीड़ में रास्ता बनाते हुए एक पुरुष आगे बढ़े, मुझे सम्मानपूर्वक अभिवादन करके बोले, सुधा जी, आपके गायन को सुनकर आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैंने कहा, कहिए। वो सज्जन बोले, आपके शहर में अगले महीने लायंस क्लब की ओर से बहुत बड़ी गायन प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। देश के नामचीन गायक आ रहे हैं। जो जो जज होंगे, यह सब नई प्रतिभाओं को परखने का एक तरीका है। आप इसमें भाग लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। यह सुनकर मैंने घबराते हुए कहा, देखिए, मैं तो बहुत ही मामूली गायिका हूँ। मैं इतने बड़े आयोजन में शिरकत न कर पाऊंगी। माफ़ी चाहती हूँ। सज्जन बोले, हीरा अपना मोल नहीं जानता। आप कोशिश करिए। अपनी प्रतिभा को संकोच या किसी डर की वजह से मत छिपाएं। क्लब के
अन्य सदस्य भी इस प्रस्ताव से सहमत थे। बच्चों की मौन स्वीकृति से भी मैंने भी हामी भर दी। बच्चे मेरी इस सफलता पर फूले न समा रहे थे। मैं मन ही मन डर रही थी। मुझे पता था अजय इस प्रस्ताव से कभी सहमत ना होंगे। मैं घर में आने वाले एक बड़े बवंडर से निपटने के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। पूरे शहर में इस गायन प्रतियोगिता के प्रचार के लिए पोस्टर लग रहे थे। जजमेंट करने वाले बड़े संगीतकारों की नाम सहित तस्वीरें लगाई जा रही थी। प्रतियोगियों के नाम भी लिखे हुए थे। पोस्टरों पर मेरा नाम देख जहां एक और बच्चे नाच उठे, वहीं अजय जी ने घर में भयंकर हंगामा कर दिया। अजय ऑफिस से आते हुए पोस्टर पर मेरा नाम देख आग बबूला होकर घर आए। घर में घुसते ही ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे, सुधा, तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? नहीं, तुम हरगिज इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगी। उनके ऊंचे स्वर को सुनकर आसपास की खिड़कियों से लोग झांकने लगे। कल ही जाकर अपना नाम वापस ले लो। मेरे घर में यह गाना बजाना नहीं चलेगा। हम सब शांत रहे। सब बिना खाना खाए ही सो गए। प्रतियोगिता के दिन हम तीनों ने अजय जी के ऑफिस से घर आने से पहले ही निकल जाने की योजना बना डाली। मैंने अपनी मनपसंद गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप कर तैयार हो गई। अदिति और रोहन उत्साह में रंगे पहले ही तैयार होकर खड़े थे। आयोजकों ने गाड़ी भिजवाई थी। अजय जी के घर पहुंचने से पहले ही हम तीनों ने शहर के टाउन हॉल में अपनी जगह ले ली। जाने माने गायक, गायिकाओं और संगीतकारों का अनोखा सम्मेलन था, जिनके नाम और तस्वीरें हम टीवी और पत्रिकाओं में देखे थे। उन्हें आंखों के सामने देख विश्वास नहीं हो पा रहा था। बच्चे भी यह देख हैरान थे। हॉल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कार्यक्रम आरंभ हुआ तो समा बंध गया। मैं मन ही मन घबरा रही थी। मेरी बारी आने पर बच्चों ने गले लगाकर शुभकामनाएं दी। अनोखे आत्मविश्वास में भरकर स्टेज पर गई। मैंने राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत केसरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश केसरिया, मेरा गाना शुरू होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा हो गया। लोग तन्मय होकर संगीत लहरी में डूब गए। मैं भी डूब के गाती रही। सभी कलाकारों ने अच्छा गाया। कार्यक्रम समाप्त होने पर सभी कलाकारों को हॉल के पिछले गेट से गाड़ियों में बिठाकर ले जाया गया। श्रोताओं के लिए सामने का गेट था। सामने वाले गेट पर बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ही उन्हें कार में बिठाने के लिए मैंने गाड़ी रोकी, मेरी नज़र अजय पर पड़ी। दूर वॉचमैन के साथ खड़े थे। हमें देखते ही आग्नेय दृष्टि बरसाते हुए तेजी से आगे बढ़े। मैंने मन ही मन अज्ञात आशंका से कांप गई। कहीं आज यही हमारा तमाशा ना बन जाए। अचानक एक बड़ी भीड़ के रेले में वो फंस गए और निकल नहीं पाए। हमने गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर पहुंचकर अब हमें घर का मोर्चा संभालना था। बच्चों को जल्दी से खाना खिला उनके कमरों में भेज दिया। स्वयं एक बड़े तूफान का सामना करने के लिए प्रतीक्षारत हो गई। थोड़ी सी देर में ही अजय किसी बवंडर भरे तूफान की तरह आ पहुंचे। आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, कर दिया ना मेरी इज्जत का कबाड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? और ना जाने कितनी बेहुदा आरोप से मेरे चरित्र को तार तार कर दिया। मैं खामोशी से सिर नीचा कर बैठी रही। अचानक तानाशाही फरमान सुनाया कि अब मेरा और तुम्हारा एक छत के नीचे गुजारा नहीं है। तुम अपने मायके जा सकती हो। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैं जानती थी कि इनकी यह बात अकाट्य है। कोई भी इनकी बात को बदल नहीं सकता। जो कह दिया जाए वही होगा। उस रात मेरे स्वाभिमान को गहरी चोट लगी थी। 23 साल घर परिवार की बिना किसी शर्त की सेवा करती रही। आज जो एक पल अपने दिल की खुशी के लिए जी लिया तो तूफान खड़ा कर दिया। इस उम्र में मायके जाऊंगी सोचकर हैरान थी। अगले दिन सवेरे रोज की तरह स्वाभाविक तौर पर अपने काम में लग गई। यद्यपि दिल में तो विचारों की सुनामी आई हुई थी। बच्चों के जाने के 2 दिन बाकी थे। मैंने पूरी कोशिश की कि बच्चे खुशी खुशी हंसी खुशी विदा हो और आगे की पढ़ाई शुरू करें। आज पहली बार यह मौन व्रत धारण किए बिना टिफिन लिए ऑफिस के लिए निकल गए। मैं बच्चों के जाने की तैयारी में जुट गई। अचानक मोबाइल की घंटी से ध्यान भंग हुआ।
फ़ोन मुंबई से था। कल के गीत संगीत में शामिल हुए एक बड़े संगीतकार का था। श्री मोहनदास जी ने कहा, सुधा जी, कल के कार्यक्रम में मैंने आपका गायन सुना। वास्तव में आपका गाना बेहद अच्छा था। मुझे 2 फिल्मों में संगीत देना है। मैं फीमेल गाने आपसे गवाना चाहता हूँ। कृपया मेरे इस प्रस्ताव पर सोच समझकर विचार कर कल शाम तक इसी नंबर पर अपना जवाब दें। यह बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऐसा मौका लोगों को सालों के संघर्षों के बाद भी नहीं मिलता। यह आपके हुनर और तकदीर का कमाल है जो घर बैठे यह अवसर मिल रहा है। यह सुन के मैं हाथ का काम वही छोड़ हैरान परेशान सी जमीन पर बैठ गई। बच्चे यह देखकर घबरा गए, मुझे पानी पिला पूछने लगे, मम्मी क्या हुआ? सब ठीक तो है? किसका फ़ोन था? मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद सब सामान्य होने पर सारी बातें बच्चों को बताई। नई सोच नई विचारों वाले खुशी से नाच उठे। बोले, मम्मी कमाल हो गया, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आप कल मुंबई वाले अंकल को हाँ करके अपने आगे की ज़िंदगी को सुधारो। मैं बात को काट कर बोली, अपने पापा को जानता है ना, वो कभी नहीं मानेंगे। रोहन बोला, आज तक तो उनकी मन मर्जी से ही करती आई हो। कितना मान सम्मान आपको मिला, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आप यह मौका छोड़ भी देती हैं तो उन्होंने वही करना है जो अभी तक करते आए हैं। मैं परसों मुंबई जा ही रहा हूँ, मेरे साथ चलो। अब मैं भी समझ गई थी कि रुकने के बाद भी मेरा कुछ भला नहीं होने वाला। मैंने देर ना लगाई, अपने संदूक के तल से मायके से मिले सोने के 2 कंगन निकाले और ज्वेलर्स की दुकान पर बेच आई। मुंबई जाने के लिए रुकने के लिए पैसा भी तो चाहिए था। अपनी एकमात्र हितैषी मलन भाभी जी को बुला सब बातें समझा दी। घर की एक चाबी देकर समझा दिया, अजय जी के ऑफिस जाने के बाद बाई को सफाई कपड़े आदि धोने को कह देना। बाई का 1 महीने का एडवांस भी दे दिया। मेरे जाने के बाद अगर कोई पूछे तो कहना रोहन के साथ मुंबई ऑडिशन के लिए गई हैं। मुंबई में हम म्यूज़िक रिहर्सल स्टूडियो के पास एक गेस्ट हाउस में ठहर गए। अगले दिन ही ऑडिशन हुआ, फिर रिहर्सल आरंभ हो गए। रोहन ने भी अपने कॉलेज और हॉस्टल का पता किया। अब मैं स्टूडियो चली जाती थी, रोहन कॉलेज और हॉस्टल की औपचारिकता पूरी करने लगा। अदिति भी पुणे हॉस्टल चली गई थी। मैं शाम को एक बार नियम से मलन भाभी जी को फ़ोन कर लेती। उन्होंने बताया कि बहुत से कॉलोनी वाले तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत खुश हुए। वो इकट्ठे होकर अजय जी को बधाई देने गए। मैं भीड़ में अंदर चली गई। वो सब तुम्हारी और तुम्हारी गायकी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। कुछ पड़ोसी तो अजय जी को आप जैसी गुणी पत्नी मिलने के लिए भाग्यशाली बता रहे थे। उस समय अजय जी की चेहरे की रंगत बदल गई थी। वो खिसियाने से होकर सबको धन्यवाद कह रहे थे। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। चलो किसी ने तो मेरी कला को सराहा। लगभग 1 सप्ताह बीता होगा। अचानक रिहर्सल के दौरान मलन भाभी का फ़ोन आया। मैंने घबराकर रिहर्सल बनकर मलन भाभी जी से बात की। वो बोली, सुधा गजब हो गया। आज अजय जी सवेरे सवेरे ही रुआसे से हुए हमारे घर आ गए। बोले, सुधा का फ़ोन नंबर या कोई पता ठिकाना हो तो बता दें। हमने पूछा, क्या बात हो गई? तो सिर नीचा करके बोले, मैं स्वार्थी और घमंडी हूँ। मैंने अपने अहम के आगे सुधा जैसी गुणी पत्नी का तिरस्कार करता आया। 8 दिन में मुझे सुधा की अहमियत का अंदाज़ा हो गया। मैं उससे और बच्चों से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यह कहकर फूट फूट कर रो पड़े। मल्लन साहब ने उन्हें चुप कराकर सांत्वना दी। उन्हें कहा कि हम सब मिलकर मुंबई जाएंगे, वहाँ आप सुधा जी और बच्चों के साथ रहना। मलन भाभी जी की बातें सुन के मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। चलो देर आए पर दुरुस्त आए। मैंने बच्चों को फ़ोन करके यह खुशखबरी सुनाई तो दोनों मारे खुशी के नाच उठे। बोले, वाह मम्मी, यह तो रेगिस्तान में रिमझिम शुरू हो गई। और सब ज़ोर से हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।